हेलो गाइस, वेलकम टू द लिमिटलेस एक्सपीरियंस। और आज के हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है दानिश शेख एंड ही इज़ अ वेरी रिनॉन्ड आर्टिस्ट। वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, म्यूजिक एक आर्टिस्ट है, सिंगर है, म्यूजिशियन है। वेब सीरीज में वो बहुत सारी उसने अपने म्यूजिक दिया है, शॉर्ट फिल्म्स में काम कर चुका है। एमएक्स प्लेयर पे उसकी एक मूवी आई है जो जिसमें उसने साउंड साउंड डिपार्टमेंट में काम किया है। साथ में नेटफ्लिक्स पे भी मूवी आने वाली है। ही इज अ नेशनल अवार्ड नॉमिनी। एम आई राइट दानिश? और ये मेरा रिज्यूम है गाइस, तो आप प्लीज़ अगर कहीं काम हो तो मुझको प्लीज़ दे देना। अरे तो दानिश, मेरा पहला सवाल हम्म। ये है कि तूने डिसाइड कब किया कि तेरे को म्यूजिशियन बनना है? मतलब हमारी लाइफ इतनी रेगुलर होती है, जब तक हम लोग स्कूल में होते हैं, जूनियर कॉलेज में होते हैं, कॉलेज कॉलेज खत्म कर देते हैं, और उसके बाद हमको मोस्टली तो यही बताया जाता है कि भाई इंजीनियरिंग के बाद जॉब कर लो, मजा आएगा। शादी कर लो, मजा आएगा। शादी कर लो मजा आएगा, अरे वाह। नहीं, मेरे को नहीं बताया जब तक कि शादी कर लो मजा आएगा। बट खैर। घर ले लो, मजा आएगा। जिंदगी जी लो, मजा आएगा। रिटायर हो जाओ, मजा आएगा। तो उसमें एक कुछ अलग करना और उसमें अपना करियर बनाना, हम्म। व्हेन डिड यू डिसाइड दैट? तो हम लोग, पहले लोगों को शायद ये बता देना ज़रूरी है कि हम लोग कब से साथ में हैं। तो हम लोग जब चड्डी पहनते थे, अभी भी पहनते हैं, बट जब स्कूल में सबके आगे पहनते थे तब से साथ में हैं। तो उस टाइम पे किसी ने ये नहीं सोचा था कि आकाश जगाते पॉडकास्ट करेगा, मैं उस पॉडकास्ट मोड के बात करूँगा। तो वो ऐसा है कि आप अ, अब लाइफ में एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो चीज़ें। हम लोग जिस शहर से है उस शहर में उतनी ज़्यादा एक्टिव चीज़ें होती नहीं थी पहले। तो हम लोग को उतना पता नहीं था कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो हम लोग का शायद बचपन में एक ही था, क्रिकेट खेलो और स्टिकर जमा करो और क्लास करो और बस रैंक वैंक मार के निकल लो आगे। बाकी बच्चे जो थे वो आईआईटी कर रहे थे। तो हाँ, तो वो वहाँ तक था, बट उसके बाद में एक आता है ना कि आपको आपकी ज़हनी आपकी सोच आपको ले जाती है कि हाँ भाई, मुझको अब ये करने मज़ा आ रहा है। तो इंजीनियरिंग ऐसा था कि सभी लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हमने भी वो हिमाकत की इंजीनियरिंग करने की। हम्म। बट हम्म। ड्यूरिंग द कोर्स समझ में आया कि एक इवेंट हुआ था हमारे कॉलेज में। मैं राजीव गांधी कॉलेज से ओके। पास आउट हूँ, चंद्रपुर में। तो हम्म। मैं शायद लकी फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को कि मैं उसी शहर से हूँ। तो फर्स्ट ईयर में मैं आया, देखा चीज़ें क्या हो रही है, कैसी हो रही है। उस दिन दिखा एक स्टेज। तो स्टेज पे मैं गया था डांस करने के लिए। तो ग्रुप डांस था, तो हम लोग ने स्कूल में भी सिंगिंग ऐसे शुरू किए थे कि हम लोग ग्रुप सिंगिंग करते थे। तो हाँ सिद्धांत, हाँ हाँ। मैं, आरती और अपने जो साथ के लोग थे वो चर्च क्वायर में। होता है स्टेज पे जाने का नशा है। स्टेज मतलब जब आप आर्टिस्ट, एक उसको मजा तभी आता है जब वो रिएक्ट करता है उसके ऑडियंस से। तो जब आप करेक्ट चढ़ते हो करेक्ट। स्टेज पे तो आपको पता चलता है कि यार हाँ, मतलब आप कल तक वो उस भीड़ में घूम रहे थे, बट आपको कोई देख नहीं रहा था। सडनली आपकी हाइप हो गई कि अरे बाप रे, ये तो अच्छा नाचता है, ये तो अच्छा था, इसने ये किया था। और फिर कॉलेज लाइफ में जब कोई पूछना चालू करता है, अपने अपने पीछे लोग लोग मतलब अपने फैंस बनते हैं, या फिर अपनी अपना नाम होता है कॉलेज लाइफ में, हम्म। वो एक एक्चुअली उस टाइम के हिसाब से काफी बड़ी अचीवमेंट हो जाती है कि भाई कॉलेज में लोग मेरे को पहचानते हैं। हाँ, कॉलेज में काफी सारे लोग मेरे को पहचानते हैं, मैं अपना वर्ट है मतलब कॉलेज में बट वैसा। ऐसा लाइक वो होता है ना कि आप फर्स्ट ईयर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का है, आप लोग इंजीनियरिंग को हाँ ऐसा देखे हो जैसे कि कोई आर एस जी टी एम, वो थ्री इडियट्स है। बट आप वो, आपके हाँ दिमाग में एक प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं इंजीनियरिंग को लेके, अभी भी होते थे, बट अब शायद अभी लोगों हाँ को थोड़ा रियलिटी चेक आना शुरू हो चुका है कि इंजीनियरिंग क्या है। हाँ। खैर वो तो दूसरा टॉपिक है। बट वो ये कि उसके बाद में स्टेज का तो एक चढ़ गया था। तो मैंने फिर एक्सप्लोर करना शुरू किया कि हम्म। क्या हो सकता है। तो उसमें डांसिंग थी, हम्म। उसमें गाने थे, उसमें बैंड बन गया। फिर मूवी मेकिंग का शौक चढ़ा, तो फिर मूवी मेकिंग शुरू कर दी, तो डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। हाँ। फिर एक हम्म। मूवी बनाई, उसको अवार्ड मिल गया कोई एक स्टेट कंपटीशन में। तो उसमें भी म्यूजिक मेरा था, एडिटिंग मेरी थी, शूटिंग, राइटिंग। तो आपको जो जी में आ रहा था वो कर रहे थे, आप सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या हो सकता है अच्छा अपने से। और टचवुड ऐसा हो रहा था कि सब कुछ टिक होते जा रहा था कि हाँ, ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। तो बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, मेरे पापा ने मुझको पूछा, दो ऑप्शन दिए थे कि देखो तुम क्या करना चाह रहे हो बता दो। तो थर्ड ईयर मैंने उनको बोल दिया था कि मैं ड्रॉप आउट होना चाहता हूँ। हाँ। उसके बाद फिर फाइनल ईयर आया, तो फाइनल ईयर में आके मालूम पड़ा, मैंने बोला कि मुझको भी फिल्म स्कूल जाना है, मेरे को फिल्म मेकिंग करनी है। तो मैंने एफटीआई के लिए सब अप्लाई करना शुरू किया।
तो मैंने घर पे आके बोल दिया हम्म। कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पे जॉब मिल सकती है, मतलब पढ़ने के बाद IIT मतलब FTI से, ओके। और पैसे पढ़ने के मिलेंगे वहाँ पे। तो मैं भी उस टाइम पे था हवा में पकड़ रहा था कि FTI मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर then सडनली घर पे कुछ कंडीशंस आई उस टाइम पे। फिर ऐसा हुआ कि पापा ने डिसीजन पूछे थे कि एक साउंड एडिटिंग और एक वीडियो एडिटिंग, मतलब एक साउंड इंजीनियरिंग और एक वीडियो एडिटिंग, ये दो उनमें से कुछ एक चूज करने बोले कि हाँ इसमें से देख ले तुझको क्या करना है, क्योंकि ये दोनों टेक्निकल जॉब है, इसमें हो सकता है कि आगे जाके जॉब भी तू कर सके। ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी की जर्नी कैसी रही है जब स्टार्ट किया था और अभी तक? क्योंकि अब तब से अब तक काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं इस गाड़ी में, काफी ज्यादा शायद चीजें देख ली होगी इस गाड़ी ने। तो हाउ वाज द जर्नी लाइक? सो अगर मैं किसी को समझाना चाहूँ कि क्या होता है काम, किस तरीके से मैंने शुरू किया था, तो जैसा अब तक मैंने बताया कि मैं इंजीनियरिंग तक के, मुझको पूछा मतलब बताया गया कि आप एडिटिंग करो या फिर आप इंजीनियरिंग करो। सो आई हैपन टू जॉइन अ कंजर्वेटरी इन चेन्नई, उसका नाम है KM म्यूजिक कंजर्वेटरी, और ये चलती है रहमान सर, AR रहमान की है ये। तो ओके, ए आर रहमान हाँ, सर की तो है। वहाँ पे गया, वहाँ पे हमारे HOD थे प्रेम सर, तो उनसे मैंने जाके बात की कि, और वो होता है ना कि आप जो जोश में आके कि सर सर मैं ये गाना बनाता हूँ सर, मतलब मैंने ये किया सर वो किया, तो उन्होंने बोले ठीक है बेटा, लेकिन क्या करना चाहते हो? बोला सर ऑडियो इंजीनियरिंग। अब मुझको उस टाइम पे लग रहा था कि ऑडियो इंजीनियरिंग मतलब गाना बनाना होता है, तो ओके। जिनको पता नहीं है तो ऑडियो इंजीनियरिंग का मतलब गाना बनाना नहीं है। ऑडियो इंजीनियरिंग का मतलब है आप ऑडियो को इंजीनियर कर रहे हो। तो आप इंजीनियर कर रहे हो इसका मतलब उसमें साफ सफाई ठीक ठाक उसको इम्प्रूव करना, वो काम है ऑडियो इंजीनियरिंग का। तो ये सारी जब चीज़ें देखा मैं, तो मैं बोला कि ठीक है, तो ले तुम करना चाहोगे? तो मैंने बोला कि हाँ हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से आप छोटे शहर से आप जब बड़े शहर जाते हो और आप स्पेशली AR रहमान के इंस्टीट्यूट में हो तो आपको दिखते हैं। और मैं जिस दिन गया था उस दिन मेरे को रहमान सर मिल गए थे, मतलब मैं ऐसा इंटर किया, मैं बाहर निकल रहा था और रहमान सर आगे से आ रहे थे, तो मैं सर को देखा, हाय ऐसे हाथ मेरे से था, मैं देखते रह गया, बोला ठीक है ओके। उसके बाद में फिर बोला ठीक है अब तो एडमिशन करना है, अभी तो मतलब अभी तो सर को भी देख लिया, अभी तो मतलब सर ने अप्रूवल दे दी, उनने भी देख के स्माइल कर दिया, तो मतलब डन। तो उसके बाद फिर वही मैं गया KM में, फर्स्ट डे देखा तो वहाँ पे इंजीनियरिंग की क्लासेस शुरू हुई, कि जहाँ पे आपको आपका हम्म। फिजिक्स है, आपका कैलकुलेशंस है। तो मैं बोला कि यार ये तो इंजीनियरिंग में हुआ है, हम्म। और मैं उसमें फास्ट सॉल्व कर रहा था वहाँ पे कि हम्म। अरे ये तो ये भी है ये भी है। तो इंजीनियर ऑडियो इंजीनियरिंग की ऐसी चीज़ पढ़ाई होती है कि आपका कुछ हाफ ईयर कोर्स तक कि आपका थियोरी बहुत चलती है उसमें, कि मॉड्यूलेशंस हो गई है, रिवर्ब टाइम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मैथमेटिक्स होता है काफ़ी सारा। उसके बाद में म्यूजिकलिटी होना ज़रूरी है उसमें, इसलिए क्योंकि आप डील करने वाले हो चीज़ों को म्यूजिक के साथ में, क्योंकि नंबर्स तो है ही है बट साथ में म्यूजिक भी है। तो अगर आपको सुर पक्के होंगे आपके, तो आप फिर उसमें कुछ ठीक ठाक कर सकते हो उसमें दुरुस्ती। आपको पता ही नहीं कि सुर साउंड कैसे करता है सुरीला, तो आप कुछ भी करो उसमें तो वो ठीक होना ही नहीं है। मेरा इंस्टीट्यूट का एक फ़ायदा ये था कि वहाँ पे सिर्फ वो ऑडियो इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट नहीं था, वहाँ पे म्यूजिक प्रोडक्शन भी था, वहाँ पे कंपोजिशन भी था, वहाँ पे सिंगिंग थी, वहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो मैं ऐसा था कि मैं मतलब वो था ना भूखा आदमी, कि किसने कभी देखा नहीं और भूखे को एक बार खाना दे दो। तो मेरा था काम कि मैं जाता था कॉलेज, मेरी हफ्ते में 2 क्लास रहती थी, 2 या 3 क्लास, वो भी कुछ 2 घंटे की रहती थी। उसके बाद में जितना टाइम वो मेरा। तो ऑडियो में होता है कि आपको ना होमवर्क बहुत दिया जाता है कि आपने जाके कुछ ये बना के लाओ, वो पढ़ के लाओ, रिसर्च करके लाओ, पेपर्स लाओ, नंबर्स लाओ। तो वो सब के लिए वो टाइम देते थे। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे ऑडिशन हो रहे थे एक सूफी ensemble के। तो सूफी ensemble वो है जिन्होंने कुन फाया कुन, और जैसे जो है ना सूफी गाने जो है उसमें जो बैकिंग जो करते हैं, और रहमान सर का एक सूफी ensemble है जिसमें सर परफॉर्म करते हैं पैन ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें वो उसका ऑडिशन हो रहा था कि वहाँ पे उनके जिन्होंने मेरे उस्ताद जो है मुन्ना शौकत अली। सो इन्होंने, ये वो आदमी जिन्होंने पिया हाजी अली जो कव्वाली है जो स्टार्टिंग में जो आलाप होता है ना, उनकी आवाज़ है वो। तो मुन्ना सर उस टाइम ऑडिशन ले रहे थे, तो मैं उनके पास गया, मैं बोला सर मैं कंपोज़र हूँ, मुझको सिर्फ एज अ कंपोज़र आना है यहाँ पे। तो कह रहे थे कि मतलब बेटा यहाँ पे तो गाना पड़ता है, तो मतलब, तो बोला सर नहीं नहीं मतलब मैं, तो सुना दो कुछ। तो मैंने गाया, तो कह रहे तुम गा तो सकते हो तो तुम ज्वाइन कर लो फिर, मतलब आया करो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं हो गया हूँ कन्फर्म, उन्होंने बोला कि तुम प्रैक्टिस के लिए आया करो बस। तो मेरा ऑडियो का क्लास होता था,
2 घंटे हफ्ते में 2 दिन। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे ये कर रहा था। तो होते होते फिर ऐसा हुआ कि मैं रेगुलर मेंबर बन गया सूफी ensemble का। फिर सर की रिकॉर्डिंग्स आ रही थी, कभी कुछ कभी कोई मूवी में हो रहा था। उस टाइम पे तमाशा नाम की मूवी आई थी, उसमें एक गाना था तिरकिट ताल पे जो चली कहानी, वो जो लास्ट में आता है, उसकी रिकॉर्डिंग थी। तो मेरा रूममेट था सौरभ सौरभ ढामने, और वो हमारे इंस्टीट्यूट में लेक्चरर थे इसमें क्लासिकल संगीत के लिए। तो उनके साथ फिर कि सौरभ भाई क्या है, कैसा है, तो बोले हाँ ये हो रहा है, चलो देखते हैं। और वो जो रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे वो मेरे सीनियर्स थे, तो उनसे दोस्ती थी क्योंकि वो ऑडियो इंजीनियर है। तो रिकॉर्डिंग इंजीनियर मतलब ऑडियो इंजीनियर होता है। तो उनके साथ में बैठ के उनने बात बताई कि हाँ भाई ऐसा होता है, ये हो रहा है, चीज़ें वो हो रही है। फिर आप इन लोगों के साथ मिल रहे हो, साथ में उसके ऊपर फ्लोर पे चल रहा था वेस्टर्न वोकल्स जो होते हैं ना, ओपेरा वगैरह। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे दोस्त वहाँ पे ही थे, तो मैंने बोला कि यार ये भी कुछ सही लग रहा है चीज़। अब मैंने फीस भरी थी एक कोर्स की ऑडियो इंजीनियरिंग की, बट मेरे को वसूल नहीं पूरी थी। तो मैं ऊपर हुए थे, मैंने वहाँ भी चले गया, मैंने बोला मेरे को करना है करना है। तो बोले क्या, मतलब कुछ नहीं, मेरे को सीखना है, मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसी होती है। तो बोले ठीक है। तो दोस्त लोग सिखाते थे वहाँ पर ये भी कि हाँ भाई ऐसा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी में सारेगामा होता है, तो वेस्टर्न वोकल्स में होता है डोरे मी फा। ओके ओके। तो ओवरऑल ये था ना कि मैं हर एक डिपार्टमेंट में जा जा के ले रहा था ज्ञान, क्योंकि अब वो ज्ञान मैं यहाँ फिजिकली देख नहीं पाया था। तो बस वो भूख चलती रही। हम लोग 2018 में आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में गए थे। ओके ओके। तो वो वही सूफी ensemble, तो विद कोलैबोरेशन विद सनशाइन ऑर्केस्ट्रा। तो रहमान सर का एक ऑर्केस्ट्रा है जो बच्चे हैं उनको ट्रेन करते हैं, और उसका नाम है सनशाइन ऑर्केस्ट्रा। तो वहाँ पर हुआ ये था कि हम लोगों को मतलब मैं उस टाइम पे घर आया था, कुछ मेरे घर पे सीन हो गया था। तो मैं चेन्नई गया वापस, तो मुझको एक मेरा दोस्त है, उसका नाम है अविनाश सिंह परिहार। वो स्टार वॉइस जो है था, वॉइस शो, वॉइस इंडिया सिंगिंग शो था ना, उसका वो कंटेस्टेंट था, शान के टीम से था वो। तो ओके। वो भी चेन्नई सीखने आया था उसके ख़त्म होने के बाद में शो। तो उससे अच्छी खासी दोस्ती थी, तो वो रास्ते पे से बस मैच से क्रॉस होते हुए मिला, तो बोलता है भाई तू चल रहा है ना फिर हैदराबाद। मैंने बोला है, अभी तो घर से आया हूँ मैं। तो कह रहे नहीं नहीं, मतलब वहाँ पर अपना इवेंट है बहुत बड़ा। बोला क्या, बोला आईपीएल में। बोला नहीं यार मैं तो ऑडियो इंजीनियर हूँ, मुझको कौन ले जाएगा वहाँ पे। तो कह रहे नहीं तू तो सूफी ensemble में भी तो है। तो बोला यार हाँ, मतलब सर ने बोले तो नहीं है कुछ। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैंने सर को फ़ोन किया, सर हम लोग जा रहे हैं क्या हैदराबाद। तो बोले हाँ जा रहे हैं ना, तुम्हारा पैकिंग वैकिंग कर लो, सब ऐसा ऐसा है साहब। तुम नाम दे दिया अपना। मैंने बोला सर अब मैं तो आज ही आया यहाँ पे चंद्रपुर से। कह रहे अच्छा, फिर एक मिनट देख के बताता हूँ। फिर उन्होंने एडमिन को पूछे कि भाई साहब इसका नाम है कि नहीं। उन्होंने कहा इसका नाम तो है ही नहीं, ये था ही नहीं यहाँ पे ऑडिशन में। तो बोले अरे इसका नाम डलवाओ फिर। तो बोले नहीं ऑडिशन होगा। तो बोला ठीक है। तो जो ऑर्केस्ट्रा के हेड थे उन्होंने बोले कि हाँ ठीक है आ जाओ, एक डब होना है। तो हम लोगों का जो इवेंट था, जो हमने गाए थे स्टेडियम में जाके, वो सिर्फ लिपसिंग किए थे, उसकी डबिंग यहाँ ही हुई थी। क्या लाइव शो में आप लोग ये फकअप्स नहीं कर सकते कि आपने हाँ कुछ गलत हाँ गा दिया, कुछ हो गया, तो वहाँ पे आपको हाँ। करना पड़ता है। सही और है सही है। वो ऐसा था इवेंट कि हम लोग अगर वहाँ पे था, स्क्रीन पे आपको टॉस होगा, हम्म। कॉइन ऊपर जाएगा, ग्लोब हम्म। घूमेगा, और फर्स्ट शॉट जो है वो हम लोग से स्टार्ट होगा। कट टू जिस दिन परफॉर्मेंस है, तो हम लोगों का सुबह एक रन थ्रू हुआ। रन थ्रू के बाद में हम लोगों को बताया गया कि आप ड्रेस चेंज कर लो आपकी वैनिटी में जो भी है, आप तैयार होके आपने आना है। तो हम सब तैयार होके वो एक क्यू में खड़े थे गेट के बाहर। तो हल्का हल्का शोर आ रहा था, मुझको था कि यार ठीक है, मतलब थोड़े बहुत तो लोग होंगे, अब स्टार्टिंग में कौन हाँ। आएगा, क्योंकि आपने खुद ने कभी देखी नहीं ओपनिंग सेरेमनी होती क्या है। ग्राउंड को छुआ, उठ के हाँ। ऊपर देखता हूँ तो पूरा स्टेडियम भरा हुआ, क्या और बात कर रहे हैं। लोग ना सर नाम चिल्ला रहे। और हम लोग ऐसा बीच से चल के नहीं आ सकते थे, तो हम लोग को ग्राउंड के साइड से चल के जाना था। तो हम्म। मैं साइड से चलना शुरू किया हम लोगों ने, और हम लोग को वो फील ना कि मतलब भाई साहब वो हो कहाँ आ गए, मतलब इधर भी लोग चिल्ला रहे हैं, इनको पता भी नहीं कौन हूँ मैं, बट चिल्ला रहे हैं लोग। मतलब ठीक है चिल्लाओ। फिर वहां पे जब सेंटर पे पहुंचे, तो उस टाइम मुझको एक पक्का हो गई रियलाइज कि हम्म। प्लेयर लोगों को आवाज नहीं आती जब वो कॉल्स देते। मेरे को पता नहीं वो कैसे भागते, क्योंकि हम लोग बगल में खड़े थे, हमको आवाज नहीं आ रही थी कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हाँ। इतना शोर होता है। सो वो भी एक खतरनाक एक्सपीरियंस था। तो वो ये कि आप जब इस पाथ में आते हो, तो धीरे धीरे आपको कुछ चीज़ें देखने पड़ती है कि हाँ भाई, एक मेमोरेबल ये था आईपीएल का था, सर के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला,
वो एक था, रिकॉर्ड करने का मौका मिला, वो एक था हम्म। चीज़ है। अभी जैसे तेरे बहुत सारे ये एटलीस्ट दो तो ओरिजिनल्स आए, एक था इलाही। वो गाना तूने खुद कंपोज किया, खुद लिखा है, करेक्ट? नहीं, तो इलाही के साथ सीन ये है कि मैंने एक मूवी किया था, शॉर्ट फिल्म थी नूर। तो मराठी एक मूवी है ताऱ्यांची भेट, एक अवार्ड विनिंग मूवी है। उसका जो राइटर है, ही इज़ फ्रॉम चंद्रपुर, उसका नाम है शैलेश दुपारे। तो उनसे मिला मैं शैलेश भाई से, तो उन्होंने पिच किए थे कि ऐसे ऐसे हम लोग मूवी कर रहे हैं। और उस टाइम पे मैं फिल्म स्कूल में ही था, मतलब म्यूजिक स्कूल में था, चेन्नई। तो मैंने उनसे बात की थी चेन्नई जाने के पहले भी, क्योंकि ही इज़ फ्रॉम एफ टी आई आई। तो मैंने उनको पूछा था कि यार एफ टी आई में कैसा होता है, बताओ मुझको, डायरेक्शन करना है। तो उस हाँ टाइम हाँ से उनकी हाँ। पहचान थी। तो उनका आया कॉल, उनसे बात हुई, मतलब सर ऐसा ऐसा है साहब। तो बोले कि यार तू करेगा म्यूजिक? तो अब उस टाइम पे होता है ना कि आप जब फर्स्ट टाइम फील्ड में आते रहते हो, तो हाँ बोले बजट कुछ भी नहीं है इसमें। तो बोला ठीक है देख लेंगे, कोई नहीं, मतलब काम करने का मौका मिलेगा, प्रोफाइल बन जाएंगी। तो उन्हें बोले कि एक गाना चाहिए और पूरा बैकग्राउंड स्कोर है मूवी का। तो मैंने बोला ठीक है। तो अब मेरे दो रूममेट थे, मैंने बोला यार ऐसे मूवी आई है। तो अब वो लोग भी मेरे इतने फ्रेशर थे, तो बोले कि यार ठीक है, करते करते, मतलब भाई पैसे कुछ नहीं है इसमें। तो बोले हाँ हाँ, मतलब उनका वही यार, कुछ मिल जाएगा कुछ मिल जाएगा। बोले ठीक है। अब बैठे हम सब लोग एक दूसरे को देखते हुए कि कंपोज कोई तो कर ले, फिर क्या। हाँ अब मुझको पता नहीं था कि किस तरीके से क्या बोलते हैं, ग्रुप कंपोजिशन होती है। कंपोजिटर तो एक ही होता है ना, जिसने जिसके दिमाग थॉट आया उसने बोल दिया। तो मैं इनके भरोसे बैठा था, वो मेरे भरोसे बैठे थे कि भैया क्या है, फर्स्ट फर्स्ट थॉट क्या है, फर्स्ट थॉट क्या है। अब मैकडी कुछ बैठे कुछ खा रहे बैठ रहे। तो मैं एकदम से तो एक ट्यून आई दिमाग में, तो बोला यार ये है अच्छी अच्छी। तो फिर मैं आते आते कुछ हम करते हुए आके रास्ते पे लिख दिया। मेट्रो, 2 मेट्रो का फासला था, लिख दिया आके, लिख के इनको सुनाया मैंने। तो बोले कि यार बढ़िया है, मतलब ठीक है, ओके। तो लिरिक्स मतलब ये, हाँ हाँ ठीक है, फ्रीज करते। अब वो दो बंदे जो थे, वो उसका नाम है अक्षय गुरा और ऋषिकेश कुलकर्णी, जो मेरे पार्टनर्स थे इसमें। तो वो दोनों भी कोल्हापुर से, तो उनका मराठी मतलब स्ट्रांग पॉइंट है, उनका हिंदी थोड़ा सा कच्चा है। तो उनको बोले यार लिरिक्स, बोला तू लिरिक्स का देख ले कैसा है, ट्यून तो सेट लग रही है। हाँ बोला ठीक है। हाँ। हमने रात में 4 बजे डब किया, ऐसे फ़ोन रख के, हारमोनियम गिटार और वोकल्स पे हमने भेज दिए कि सर सुनो कैसा लग रहा है। वो वापस उतावलापन। तो आगे से कॉल आया यार, सुना मैंने बट ठीक है, मतलब कुछ और देखते हैं, मतलब वो बोला ठीक है। और हम लोग को होता है ना कि आप जब फर्स्ट म्यूजिक कंपोज करते हो ना, तो और इनिशियल स्टेज पे, और आपको कोई अगर रिजेक्ट कर देता है उस चीज़ को लेके कि यार नहीं उतना मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर आप बोलते हैं यार अब क्या, मैंने तो पूरा मेरा डाल दिया है इसमें, अब तो मेरे पास में कुछ है ही नहीं। तो फिर वापस मैंने यार नहीं, इसको अक्ल ही नहीं है आदमी को, क्या कर रहा है यार ये। फिर मैंने उसको, मैंने जो मेरे सौरभ, जो आप बात किया था ना, जो मेरे टीचर थे कॉलेज में और मेरे रूममेट भी थे वो, तो सौरभ भाई आए, सौरभ भाई को मैंने सुनाया। सौरभ भाई बोला कि एक बार आप सुन लो ये, कि जस्ट ऐसे कंपोज किया हुआ है। तो उन्होंने सुने, कह रहे यार किसने बनाया। मैंने बोला मैंने। तो ले लिखा, बोला मैंने। क्या भाई अच्छा तो है। तो बोला उसको लेकिन पसंद नहीं आ रहा ना जिसको चाहिए। तो बोले कि क्यों, क्या हाँ हो गया। तो वो बोल रहा है यार कि नहीं ऐसा है वैसा है। तो तू उसको क्या, कैसे तूने उसको भेजा। मैंने बोला ऐसे फोन रख के आगे खा के भेज दिया मैंने। तो कह रहे यार तू कैसी हरकतें कर रहा है, मतलब तू प्रोड्यूसर आदमी तो ऐसा आगे फोन रख के गा के भेज रहा है आगे। तो फिर हम, मैं बैठ के अक्षय के साथ, ऋषि के साथ हमने एक ड्राफ्ट बना के भेज देते, हम ड्राफ्ट बना के भेजे। उसका नेक्स्ट डे, अच्छा, मतलब ड्राफ्ट मतलब प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, प्रॉपर हाँ रिकॉर्डिंग एक बेसिक मटेरियल ट्रैक के स्केच साथ। बना के भेजे कि इस तरीके साउंड करेगा। उसमें कोई लाइव ओके इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, सब प्रोग्राम था। तो ओके भेजने के ओके। बाद में अब मैं ऐसा छोड़ दिया आपस में, बोला कि यार इसने लास्ट टाइम भी ऐसा किया था आदमी ने, सुबह फ़ोन करके बोला कि हम्म। भाई बहुत बढ़िया, शाम में बोल दिया यार ठीक ठीक है। तो मैंने उसको भेजा, हाँ। तो उसका आपस से आया, अरे बहुत बढ़िया, क्या बनाया आपने, क्या बनाया आपने। तो मैंने क्या बोला बात यार कर रहे हैं, वेट इतना करो, ये फिर डिफरेंस। से कॉल करके बोलेगा अभी कि यार ये मतलब ठीक ठीक है करके। तो बोले ठीक है। फिर शाम तक हो गई, शाम में वापस पूछा, मैंने क्या हिसाब है। अरे नहीं यार, मतलब गूज बम्स आ रहे हैं मेरे को। तो मैंने बोला यार वो सब ठीक है, अप्रूव है कि नहीं है बताओ। तो वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ इसमें तो कंफर्म है, इसमें मतलब क्या और क्या, मतलब बोला अभी तो स्क्रैच चाहिए। नहीं नहीं मैं तो यूज़ करने वाला हूँ। मतलब ये नहीं यूज़ कर सकते आप। तो कह रहे हैं कि फिर, तो मैंने बोला "फिर लिखो अभी इसको गाना है, तो मैं लिखा हूँ गाना। तो उसके बाद में हाँ बोले हाँ। ठीक है। तो एक लिरिसिस्ट है, उनका नाम है सईद अख्तर। तो ये बॉलीवुड के ओके लिरिसिस्ट है। ये नागपुर से ओके। है प्रॉपर, बट रहते मुंबई शायद ये।
तो उन्होंने लिखे फिर गाना ये, तो मैंने जो ड्राफ्ट लिखा था उसके बाद मैंने उसको हम्म। थोड़ा सा टचअप दिए, तो ओके। उनके लिरिक्स है, तो वो बताने का मतलब ये है कि वो पूरे लिरिक्स मेरे नहीं है उसमें। द आइडिया ऑफ अ सॉन्ग जब वो आता है, वो हमारे दिमाग में वो छोटा सा एक आइडिया होता है, उसको एक पूरे एक गाने में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उस बीच का क्या प्रोसेस होता है? बिकॉज जैसे अभी तूने बताया कि जब भी हम लोग कोई भी एक रफ ड्राफ्ट सिर्फ फोन में ये रिकॉर्ड करते हैं, और उसको प्रॉपर प्रोफेशनल म्यूजिक ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर के साथ या फिर प्रॉपर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अगर उसको रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस आता है। हम्म। तो अगर इस छोटे से चीज से जब जमीन आसमान का डिफरेंस आता होगा, तो ये जो पूरी एक सॉन्ग की जर्नी होती है इंसेप्शन से लेके पूरे फाइनल ड्राफ्ट तक, वो एक जर्नी कैसी होती है, मतलब क्या माइंडसेट होता है, और तो कैसा सोचा जाता है वो, और कैसा बनाया जाता है वो? एक गाने का मेरा साथ में चीज़ ऐसी है कि नॉट ओनली सॉन्ग्स, मैं कुछ भी चीज़ करता हूँ तो मुझको स्टोरी चाहिए होती है। मैं रैंडमली कुछ नहीं बना सकता, क्योंकि मैं गाने खुद के लिखता भी हूँ मोस्टली। तो उसमें होता है ना कि मुझको अगर पता ही नहीं कि मुझको जाना कहाँ पे है, तो मैं रास्ता ढूंढूं कैसे? हम्म। कि तो सॉन्ग में भी ऐसा ही है कि अनलेस एंड अनटिल आपको पता हो कि आपको बनाना किस चीज़ का है। अगर रोमांटिक सॉन्ग है तो ठीक है, बट रोमांटिक सॉन्ग तो बहुत बड़ी जॉनर होगी उसमें, फिर और क्या? तो एक सैड रोमांटिक हो सकता है, एक हैप्पी रोमांटिक हो सकता है। अच्छा, सैड है, ठीक है, सैड कितना सैड है, मतलब क्या हो गया, मतलब क्या ही मर गया उसके, बताओ। तो फिर वो देखो। ये सैड ऐसा हो सकता है कि एक प्यार का चले जाना, वो वाला सैड, एक खुद के घर वालों का चले जाना, वो अलग सैड हुआ। तो जितने आदमी के इमोशंस है, उतने ही वैरायटी के सॉन्ग्स आते हैं। अब मेरा एक पॉडकास्ट है मेरा भी, उसका नाम है मिर्ची म्यूजिक क्लास विद दानिश। तो उसमें मेरा एक पॉडकास्ट था मनोज मुंतशिर करके, जो अपने लिरिसिस्ट है, जिन्होंने तेरी मिट्टी और काफ़ी सारे उन्होंने गाने लिखे बॉलीवुड के, बड़े बंदे। तो उनसे मैंने सवाल पूछा वो था आए ये। थे तेरे पॉडकास्ट क्या? में? वो आए थे तेरे पॉडकास्ट हाँ, में? ही वॉज इन माई पॉडकास्ट। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने मुझको एक चीज़ बताई थी कि उनको बोला था कि सर आप बताओ कि ये प्यार के बारे में आप क्या ही लिखते हैं, मतलब सब ही इतने बार लिख दिए, मतलब सब इसका प्यार हो गया, इब्तदा इश्क खैर होता है, क्या आगे आगे देख होता है, क्या पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो मतलब कि अब और नया क्या लिख सकते हैं आप तो फिर आपको वही करना पड़ेगा ना, तोड़ मरोड़ की, हाँ यहाँ कुछ गुलजार उठा लिए, कुछ गालिब उठा लिए, जोड़ दिए, हाँ भाई साहब बन गया। तो उनका जवाब अच्छा था कि बोले कि मेरा जो प्यार है वो तुम्हारे प्यार से अलग है, जो फीलिंग मैंने एक्सपीरियंस किया होगा। तुम्हारा प्यार होगा चंद्रपुर आरसीआरटी गलियों वाला, माउंट कार्मल स्कूल के पीछे वाला, पैरामाउंट ग्राउंड वाला। मेरा प्यार हो सकता है कि नैनीताल में हो, दिल्ली में हो, दिल्ली की गलियों में हो, किधर भी हो। तो वहाँ पे मेरा लिंगो क्या था, हम लोग बंदी को किस तरीके से देखते थे, कि होता है ना कि हर एक, हाँ भैया आपने इस तरीके से इसको अप्रोच किए, आपके मोहल्ले में ये चीज़ें बड़ी चलती है, वर्ड्स चलते हैं। तो वो सारी चीज़ों को आदमी जब बोलता है तो वो अलग अलग तरीके से, तो ये सिर्फ अब मेरी पर्सनैलिटी की बात हो गई। बट जब आप कैरेक्टर को लेके बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मूवी है, तो मूवी का फिर हम्म। कैरेक्टर स्टडी करनी पड़ती है आपको कि ठीक है, कि डीडीएलजे का शाहरुख है, तो डीडीएलजे का शाहरुख है, हम्म। ऐसा है कि वो अ, बाहर ही रहा हुआ है लंदन में या जो जहाँ भी बाहर हम्म। था हो, तो उसका कैसा दिमाग हो सकता है, उसका हम्म। क्या अप्रोच होंगी बोलते वक्त। हम्म। अगर आप उसको अभी उससे सुखविंदर की आवाज़ में गाना गवा दो छैया छैया डीडीएलजे में, तो सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि वो भैया है ही नहीं सैया, हाँ। वो सैया सैया हो सकता था, छैया छैया नहीं हो सकता था दिल्ली में। तो हाँ। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको स्टडी करनी पड़ती है। तो इसमें साइकोलॉजी का बहुत, क्योंकि आर्ट को लेकर है ही चीज़ें, कि आप किस तरीके से लोगों के जहन के अंदर घुस के उनको ये दे सकते हो, स्पून फिट कर सकते हो। बिकॉज एक होता है कि ओके। एक उतनी मैच्योरिटी लोगों में होना, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग शायद उतना एक्सप्लोर नहीं किए अब तक के। तो हम लोगों को स्पून फिट करना पड़ता है कि हाँ मतलब तालियां बज रही है, मतलब कुछ अच्छा हुआ है। क्योंकि आप देखते हैं ना कि कॉमेडी को शो है, कहीं आ रहे तो हंसेंगे सब हम्म। लोग, तो आपको लगता है कि हाँ ये जोक था, आपको हंसना है इस पे। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग को स्पून फिट करनी पड़ती है। ये सारी चीजें जैसे मुझे जितने गानों के बारे में लगता है, मतलब हम कोई एक गाना कैसा लिखते हैं, कैसा मतलब व्हाट व्हाट इज अ गाना, हम्म। वो जो एक इंडिविजुअल जिस पे गाना हो रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है, या फिर जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से गाना बताया जा रहा है, उसका बस एग्जैजरेटेड फीलिंग, हम्म।
वो जो चीज फील कर रहा है दैट इज अ गाना, उसका बस एग्जैजरेटेड वर्जन, थोड़ा ज्यादा ही ओवर द टॉप एग्जैजरेटेड वर्जन, है ना? कुछ हद तक बोल सकता हूँ मैं कि मतलब अगर जिस तरीके से कुछ गाने हुए ना कि चांद तारे तोड़ लाऊं वगैरह, मतलब हाँ। वो तो नहीं है, बट एक होता है ना कि आपके फीलिंग को सपोर्ट करने वाले वर्ड्स या हम्म। उसको एलैबोरेट करने वाले वर्ड्स हाँ हाँ। को आप अगर म्यूजिक डाल देते हो विथ रिदम, हम्म। विथ सुर, हम्म। तो वो गाना है। हम्म। बस सिंपल एज दैट। बस। और उसके अलावा और क्या हो सकता है गाना? एक म्यूजिक बनाना चाहे तो बना सकते हैं, एंड एक गाना बनाना इट्स दैट सिंपल। अभी जो बीच में हाइप हुई थी ना, एक वो रसोड़े में कौन था, सो एग्जाम्पल तुम लोग वो ये हो सकता है कि आप बेसिकली वहाँ पे एक डायलॉग था, एक वर्ड थे, उसके पीछे आपने एक म्यूजिक लगाया, उसको पैकेज किया अच्छे तरीके से। कुछ देर तक के अगर आप बार बार सुनेंगे तो आपको वो भी कौन था वो जो था पार्ट, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ भाई ये क्या है, मतलब ये बार बार हैमर हो रहा। और ऐसा उसमें कोई नहीं कि उसने गाई हाँ है, इसने शायद कुछ पिच करेक्ट करके उसको हाँ थोड़ा सुर में ला लिया होगा, बट उसके अलावा उसने ऐसा हाँ कुछ नहीं हाँ बोला ना कि चलो आंटी हम गा के सुनाओ, ये वर्ड को करके दिखाओ, इसने खुद ही खुद हाँ की तरफ से किया। बट जो हाँ स्ट्रक्चर था, हाँ। वो लिरिक्स थे, वो वर्ड और उसके बोलने का तरीका था, और इसने जो उसको बैक करने के लिए हम्म। म्यूजिक दिया वो बस। बस इट्स दैट सिंपल। तो अगर ये इतनी सिंपल चीज है, हम्म। तो आजकल जो म्यूजिक म्यूजिक इंडस्ट्री में जो गाने बनते हैं, हम्म। बॉलीवुड के, खास करके बॉलीवुड के एल्बम्स के, हम्म। उनकी क्वालिटी डिटोरिएट क्यों होती जा रही है? डिटोरिएट नहीं हो रही है, मतलब मैं बताता हूँ ना कि आप लोग जो गाने सुन रहे हैं वो आप लोग आपको जो फीड किए जा रहे हैं आप वो सुन रहे हैं गाने। आपको अगर सुनना है ध्वनि भानुशाली, आप तो आप, क्योंकि आप वो एक फेस है, और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली पहले से ही प्रिटी फेस, अच्छा दिखे, अच्छा गेटअप वेटअप सब कुछ, तो आप बेस्ट। तो वो आप कंटेंट में आप कभी गए नहीं कि यार ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो जब आपको पता चला कि हाँ भैया, तो ऑडियंस बढ़ती है वहां से। एक होती है जो आपको देखे कि पॉडकास्ट चल रहा है, एक दाढ़ी वाला लड़का बैठा है, चश्मा वाला लड़का बैठा हुआ है, और उन्हें अगर इस पे जज करके बोल दिए कि हाँ भाई बंद करो। हाँ और एक हो हाँ। सकता है कि एक तरफ खूबसूरत लड़की बैठी है, एक तरफ मतलब कोई शाहरुख ऋतिक बैठा हुआ है, बोले कि भाई साहब हाँ बोलो बोलो बोलो, तो वो कुछ भी बोले बट के फिर सुनेंगे, कुछ, हाँ। फिर कोई कुछ भी बोलो, फिर हाँ। तो ये हुआ कंटेंट को लेके। तो जब गानों की बात बात हो हम्म। रही है तो उस टाइम पे, स्पेशली अभी लॉकडाउन में, एग्जाम्पल पकड़ लो प्रतीक हम्म। कुवड़। प्रतीक कुवड़ कोई मूवी बॉलीवुड का स्टार नहीं है, ना ही उसने हाँ, बॉलीवुड में उसने एक हाथ गाना किया है, शायद वो फिलौरी में शायद कुछ किसने किया है, हाँ कुछ है उसके फिल्लोरे गाने, में हाँ। किया है, बार बार देखो में किया है, तो हाँ। मोटा माटी सब ये है कि इन लोगों ने ऐसा वापस से उस चीज़ों को, जैसे कि लकी अली हो गए, लकी अली ने उस टाइम पे किए थे, बट वो होता है ना कि आपको पैसा बहुत है बॉलीवुड में। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं इंडिपेंडेंट गाना रिलीज करता हूँ एक तरफ, और एक तरफ मेरा गाना बॉलीवुड मूवी में आता है जो कि हिट है, तो मुझको कल शो ज़्यादा मिलेंगे, मुझको कल गाने ज़्यादा मिलेंगे, बजाय कि अगर मैं बहुत क्लासिक गाना बना के मैं इंडिपेंडेंट रिलीज करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलाही। इलाही मैंने अभी हाँ। लॉकडाउन में वापस से उसको रीवर्क करके प्रोड्यूस करके कुछ नया लेके वापस रिलीज किया। अगर वो इलाही नूर मूवी में ना रहते हुए अगर शायद कोई हिंदी मूवी में रहता, सो सो अगर मैं नंबर्स को देखा जाऊँ तो हो सकता है कि उसको लेबल प्रमोट करता उसको। एग्जांपल अगर लेबल में तो टी सीरीज हो गई, सोनी हो गया, यूनिवर्सल हो गया, ये सारे जब, क्योंकि इन लोग चाहती है कि आपके आर्टिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसके पैसे आए कम, लेबल को मिले, आर्टिस्ट को ही मिले। तो ये जब हो रहा है सब स्ट्रक्चर तैयार, उस टाइम पे आपका पीआर आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ, वो तो वो कंपनी पीआर करा के देगी। क्योंकि वो उनका हेडेक है। हम्म। आपका काम है कंटेंट बना के आप दो। अब होता ये है कि मीडिया हाउसेस किस तरीके से खेलते हैं, तो मीडिया हाउसेस देखते हैं कि आपको हिट जल्दी कहाँ से मिलने वाला हम्म। है, कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ ट्रेंडी है। हम्म। जैसे कि रसोड़े में कौन था अगर हिट हुआ, तो सारे मीडिया हाउसेस चाहेंगे कि वो बंदे को या उस चीज़ को हम लोग करेक्ट हमारे करेक्ट। चैनल पे, हमारे पेज पे फीचर करें, हाँ। क्योंकि लोग उसको देखने आएंगे। आप अगर आज से हम्म। 6 महीने बाद में अगर उस बंदे को बुलाओ, हम्म। और उस टाइम पे अगर उसकी हाइप नहीं है, तो आप उतना इफेक्ट नहीं हाँ, पड़ेगा जितना करेक्ट, इम्पैक्ट अभी पड़ेगा टाइमिंग उसका के अभी हिसाब आने से। पे उसके शो पे। हाँ। हाँ, टाइमिंग। तो उसी तरीके से गानों का भी है कि अगर अभी चल रहे उस तरह के गाने हैं एक्स हम्म। जो कि चल रहे हैं, मतलब उनको बीट्स चाहिए,
एक कैची, एक एक कैच फ्रेज चाहिए जो कि फट से मुंह में बैठ जाए लोगों के। हाँ, एक हुक चाहिए और वो हुक बार बार चलते रहे। तो ये एक फॉर्मेट था, है जो लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिमिक्स को लेके हम लोग बहुत क्रिटिसाइज किए लोगों ने कि रिमिक्स कर रहे हैं, हम गानों को रीमेक बना रहे हैं। तो दो साइड्स थी उसकी। एक साइड थी हम जो इंडस्ट्री के लोग थे वो बोल रहे थे कि हमको क्रेडिट चाहिए उसका, मतलब अगरचे मेरा कल गाना कोई रीमेक करता है तो उसको वो ये अपना नाम साथ में ना जोड़ दे कि मैंने रीमेक किया है। तुमने रीमेक क्या लिखो, ओरिजिनल कंपोजिशन में तो अपना नाम तो सुनी ना। मतलब अगर दम मारो दम गाना रीमेक कर रहे हैं और आप बर्मन साहब का नाम हटा के बोल देंगे कि सिर्फ पी प्रीतम साहब ने किया, उनकी कंपोजिशन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि रीमेड बाय, रीमेक्स बाय। तो ये चल रही थी फाइट। रहमान सर वाले इसमें भी हुआ था। हाँ, तो ये उनका वही बोलना है ना कि हम आप किसी से ये नहीं छीन सकते उसका क्रेडिट कि मेरा बनाया है, आप लिख तो आके रीमेक वगैरह। दूसरा कंटेंट को लेके लोग, जो सेकंड साइड थी कि लोग बोल रहे थे क्या रिमिक्स क्यों, मतलब नए गाने हम कंपोज नहीं कर सकते क्या। तो हिसाब यही है कि सेफ खेलो, क्योंकि अगर गाना मसक्कल हिट है पहले से, मैं उसको वापस से रीमेक करता हूँ। हाँ, एक बार सुनेंगे लेकिन एटलीस्ट सुनेंगे तो सही। हाँ, तो वही तो एक बार देखना ही हाँ, मतलब हाँ, चलेगा हाँ। मिलियन व्यूज, क्योंकि इंडिया की तादाद है ही उतनी बड़ी। तो वो आप एक बार ट्यून इन कर लो, आप सुन लो आप। हाँ, कितना भी डिसलाइक कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आपका अगर एक व्यू वहां पे पहुंच गया तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आप फिर कितना भी डिसलाइक कर लो, कितने भी हेट कमेंट्स डाल दो, कुछ भी कर लो। आपका एक बार व्यू वहां पे पहुंच गया तो मतलब उनका फायदा ही हुआ है। जो जिन लोग को आप अपोज करना चाहते हो उन लोग का फायदा ही हुआ है एक्चुअल में। मतलब अगर जे तू अपने यूट्यूब पेज पे या फिर स्पॉटिफाई पे ऐसे गाने सर्च करना शुरू कर दे, तो आपको बट नेचुरली रिकमेंडेशन भी वैसे ही आती है कि हाँ भाई ये आर्टिस्ट है, इसका देख लो, इसका भी देख लो, इसका भी अच्छा है। देन फिर ये जो सारी जो आपको जो लगता है सो कॉल्ड कचरा है वो फिर आपके लाइफ से थोड़ा थोड़ा दूर होने जाता है। बट वो प्रोसेस आप खुद ही को शुरू करना पड़ेगा कि हाँ भाई पहले आप उतनी जहमत उठा के आप देखो कि ये आर्टिस्ट अच्छा है। फिर आपने इसको एक सर्च किए, जैसे यूट्यूब चैनल पे आप जो पॉडकास्ट है, तो अगर पॉडकास्ट कर रहा है आज, अगर तू कल जाके पॉडकास्ट कोई जो टॉप शॉट है, बिग शॉट है, तो उसका अगर सर्च करता है, तो उसके कंपैरेटिवली थोड़े आसपास वाले जितने भी है उन सबका तेरे को रिकमेंडेशन कभी ना कभी तो भी आएगा। आएगा, वो तो जस्ट नेक्स्ट रिकमेंडेशन ही आता है जो हमारा ऑटो प्ले में चलता है सबसे पहले, उसी में आ हम्म। जाता है। अभी कौन से और क्या क्या कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं? यार अभी तो बहुत प्रोजेक्ट्स में, अभी एक मूवी है, एक मूवी रिसेंटली 2 साल पहले किया था, वो आने वाली है नेटफ्लिक्स अमेजोन दो में से किसी एक पे। मूवी का नाम? नाम कलदार, कॉइन, कलदार। थोड़ा मिस्ट्री जोन में है, तो उसमें गाने नहीं किया है मैंने, उसमें सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर किया है उसका। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था उसमें, तो वो अच्छी है। उसके अलावा अभी यूट्यूब पे ये लॉकडाउन के चलते थोड़ा सा लगा कि यार आना चाहिए, क्योंकि वो चैनल बना हुआ था लॉकडाउन में। एक अच्छा ये हुआ कि फिल्म मेकिंग जो मेरा कीड़ा था पहले से, वो वापस उजागर हुआ, हम्म, क्योंकि जब मेरा पॉडकास्ट शुरू हुआ तो पॉडकास्ट के चलते हम्म, मैंने एक कैमरा खरीद लिया था। तो कैमरे का फ़ायदा ये हुआ कि बस फिर आपने वापस चेक हाँ, करना हाँ, शुरू किया, हाँ भैया ये अपर्चर है, ये फिर लेंस ऐसी लगती है इसमें, हम्म, कंप्रेशन चाहिए, ये चाहिए, हम्म। वो चाहिए, प्राइम लेंस लगाओ, ये लगाओ। तो उस टाइम पे लगा कि हाँ भैया इसको आप सीखो, करो। तो वो सीखने की कोशिश किया, तो यूट्यूब पे भी अच्छा खासा एक्टिव हुआ हूँ। वो तो डिस्क्रिप्शन में, वो तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, तो उसके अलावा गाने इंडिपेंडेंट जो चल रहे थे उस पे काम हो रहा है। जॉब वाला तो काम चल ही रहा है। उसके अलावा एक शॉर्ट फिल्म है उसके लिए कर रहा हूँ, और एक ऐप है जिसका नाम है निशॉन। सो ये ऐप है ह्यूस्टन के लिए, ये इंडिया की ऐप नहीं है। तो वहाँ पर भी रेडियो शोज़ होते हैं। तो वो ऐप का जितना भी इंटरफेस है, राइट फ्रॉम उसका जिंगल, उसके अंदर जो कंटेंट जाने वाला है, जो शोज़ होने वाले हैं, वो सब कुछ मैंने डिज़ाइन किया है। तो वो उसका भी काम हुआ है। तो मेरे ख्याल से उसके में कुछ शोज़ के जो होते हैं ना टाइटल ट्रैक्स, उसका एक शायद रिलीज़ करूँगा मैं इस वीक। तो प्रॉब्ली देखते हैं। और एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ एक कोविड के ऊपर, जो कि खुद की तरफ से ही है, उसमें अपने स्कूल के दोस्त हैं, अनन्या है उसमें इन्वॉल्व।
सो मेंटल हेल्थ को लेके हम लोगों ने कोविड ने बहुत सारी बातें की है, बट सॉल्यूशन ड्रिवन बातें मुझको थोड़ी कम लगी थी उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग क्रेव कर रहे थे चीज़ों को लेके कि यार ये ऐसा ही हो रहा है, वैसा ही हो रहा है। ओके, स्पीकिंग अबाउट कोविड, जैसे अभी ये इस कोरोना वायरस ने, कोविड-19 ने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को अफ़ेक्ट कर दिया ना। जी, जैसे लॉकडाउन चल रहा था, अभी तक लॉकडाउन मतलब नॉर्मल प्री लॉकडाउन लेवल्स पे, प्री कोविड लेवल्स पे सब कुछ खुला नहीं है अभी तक, है ना? उस तरह का फ्रीडम अब शायद 1-2 साल ना आए। तो इस चीज़ के चलते बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अफ़ेक्ट हुई है और काफ़ी सीवियरली अफ़ेक्ट हुई है कुछ-कुछ इंडस्ट्रीज़, राइट? तो म्यूज़िक इंडस्ट्री जिसमें तू काम कर रहा है फ़िलहाल, उसमें कुछ इस चीज़ का इफ़ेक्ट हुआ है? हुआ है, हुआ इन टर्म्स ऑफ कि जब भी मंदी आती है कहीं पर भी, तो जो सबसे पहले कट ऑफ होता है वो होता है एंटरटेनमेंट पे, क्योंकि लोग लग्ज़री बाद में चाहेंगे, पहले जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो जो लोग शोज़ कर रहे थे, जो कि बड़ी तादाद में लोग करते हैं, जो म्यूज़िशियंस होते हैं उन लोगों की मेजर अर्निंग होती है शोज़ के ज़रिए। मूवीज़ और गानों के ज़रिए उतनी नहीं होती है, उससे आपको फ़ेम मिलता है, क्योंकि आपका वो रिलीज़ हो रहा है इतनी बड़ी जगहों पे। बट शोज़ जो थे वो बंद हो गए। अभी जो डिजिटल शोज़ शुरू हुए उसमें काफ़ी लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बुला के परफ़ॉर्म करना शुरू किए। तो एक टाइम तक के लोगों को ठीक लगा कि हाँ, भई हम लाइव चलेंगे किसी के साथ में, तो उन्होंने वहाँ गा लिए। बट वो जब पेड शोज़ होने लगे वैसे, तो जब इन्होंने बोले आर्टिस्ट ने, क्या हमको आप पैसा दो इसका, हम बात करेंगे आपके पेज पे आके, आपके लाइव पे आके, बट आप उसका पे करो। दैट टाइम उन लोगों ने, कुछ लोगों ने दिए, कुछ लोग नहीं दिए। तो ये सारी चीज़ें भी, ये तो होना ही है मतलब डिजिटल, क्योंकि ऑब्वियसली जिसको, जब आपकी जेब से पैसे जाते हैं तो आपको उसका एहसास होता है कि हाँ भैया, तो मतलब मैंने दिया है, जैसा मैंने केएम में किया था, ऑरेंज रिंग की जगह पे मैंने ये भी किया, वो भी किया, तो सबको सब कुछ लूटना है, तो वो तो होगा ही। बट वही है कि अफेक्ट तो हर चीज़ करेंगी सूनर और लेटर। अभी एंटरटेनमेंट को हुआ है क्योंकि ऑन फेज फर्स्ट वही थे। इसके बाद में जब धीरे धीरे लोगों को सैक करना शुरू कर दिए, मेरी कंपनी में लोगों को सैक किया गया है, मतलब कि कुछ बोल के, क्योंकि ऑब्वियसली आप नंबर्स अचीव नहीं कर रहे, तो कंपनी अपना खुद का लॉस में जाके लोगों को सैलरी नहीं दे सकती। तो सभी के अब सैलरी पे कट हुए थे इनिशियल लेवल पे। उसके बाद में कई लोगों को सैक भी किया गया। अभी तो मतलब स्ट्रक्चर्स भी मेरे ख्याल से कई सारी कंपनियों में हिल चुके हैं, कि जो लोग हेड्स थे या जो ग्रुप हेड्स थे उनको अभी आपने वापस से नॉर्मल कर दिए, सारे हेड्स मिला दिए। वो तो अब शायद होने ही वाला है, मतलब वो, मतलब एक होता है ना परमानेंट चेंज टाइप, जैसे अभी हम लोग आईटी इंडस्ट्री में देखते हैं, आईटी इंडस्ट्री में अब बहुत सारी कंपनीज अब ये देख रही है कि अभी जैसा 100% वर्कफोर्स उनका ऑफिस में बैठता था, ऑफिस से काम करता था, अभी कोई कोई कंपनीज देख रही है कि 40 या फिर 50% ही ऑफिस से काम करेगी, वर्क लोकेशन से काम करेगी, बाकी उनकी कुछ कुछ शिफ्ट्स में काम करेगी, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जनता है, 30 टू 40%, वो परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम रहेगी। तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस है, उसकी उसकी वजह से ना लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा चेंज आ गया है ना। वैक्सीन। तो कमिंग बैक टू नेक्स्ट टॉपिक, दानिश, यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर अ हम्म। नेशनल अवार्ड, है ना? हाँ, ओके, ऐसे रेडियो। बीट हाँ, रेडियो है, रेडियो वाला। नेशनल अवार्ड होता है, वो फिर किसी भी चीज में हो, इट डजेंट मैटर। तो कैन यू एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा उसमें, उस बारे में? तो यार उस बारे में बात अभी शायद नहीं करना सही रहेगा, बट नॉर्मली ये है कि एक एरा नाम का एक अवार्ड होता है, उसका नाम है एक्सेलेंस इन रेडियो अवार्ड्स। तो ये होता है पैन इंडिया। तो इसमें हर बार आपकी एंट्रीज जाती है, आपका हर रेडियो स्टेशन अपनी एंट्रीज भेजता है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो मैंने लास्ट ईयर एक जिंगल बनाई थी महाराष्ट्र डे के लिए। सो आई दैट गॉट, तो वो हुआ। बट अभी कोविड के चक्कर में शायद सब रुका हुआ है, तो देखते हैं कब उसके आते हैं रिजल्ट्स। बट होपफुली कुछ अच्छा ही आए। अगर अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको फिर उसके रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं, अभी तो जिक्र हुआ है अवार्ड का, तो मैंने लगा कि अगर उस फिर देखते हैं ना कि नॉमिनेशन क्या बोलते हैं, जीत में तब्दील होता है या नहीं। हाउ इम्पोर्टेंट इज म्यूजिक फॉर यू? यार मेरे लिए ना आर्ट ज़रूरी है, ना कि सिर्फ म्यूज़िक। मतलब ये होता है ना कि आप, आपका कम्युनिकेशन, मैं स्टार्टिंग से मतलब तू जानते हैं स्कूल के टाइम से कि मैं ज़्यादा बात नहीं करता था।
क्योंकि मैं जब बात करता था तो मैं बहुत फास्ट बात करता था, जितनी आज कर रहा हूँ उससे भी शायद फास्ट करता था पहले। तो काफी ज्यादा हाँ, तो फास्ट करता कुछ था। सर पैर मतलब वो ऐसा था ना कि वो आपका 2x स्लो करके आप सुनो, तो आपको शायद समझ में है कि हाँ भैया नॉर्मल है, बोल रहा है ठीक है, बोलते बोलते। तो अकेले अकेले जब आप रहते हो ना, तो आप फिर ढूंढना शुरू करते हो कि आप किसी से कनेक्ट कर सको, बात कर सको। तो उस टाइम पे जब ये आर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, ये आपको काफ़ी साथ देते हैं। जैसे कि भी ड्राइंग हो गया, डांसिंग बोलते हैं, लिखना हो गया कुछ। तो म्यूज़िक के साथ में भी मेरा वही रहा है कि वो सिर्फ एक ना एक फॉर्म रहा है एक्सप्रेशन का मेरे। तो मैं स्टोरी टेलिंग जो मेरी है, जो मेरा फोर्टे है, उसमें मैं इन सब का यूज़ करता हूँ। म्यूज़िक का यूज़ करता हूँ, कैमरे का यूज़ करता हूँ, मैं आवाज़ का यूज़ करता हूँ, गाने का यूज़ करता हूँ। मुझको वो जो जो मेरे कहने का जो मतलब तात्पर्य है, वो सब इस चीज़ों से व्यक्त हो, ये है मेरे लिए म्यूज़िक। इसके अलावा मुझको लगता नहीं कि मतलब ऐसा कि मेरी लाइफ़ है, कुछ लाइफ़ नहीं है। मैं और भी काम कर सकता हूँ मतलब। बट ये है कि आप जब म्यूज़िक करते हो तो हर एक आर्ट फॉर्म में एक अपना ही वो है, नशा है। नशा तो बहुत नेगेटिव वर्ड होगा। बट एक अपना ही मतलब होता है ना, एक वो एड्रेनलिन होता है कि हाँ भैया मतलब यार, अगर आपको कुछ अच्छा गाना क्रैक कर लिया आपने, तो बोलते हैं भाई साहब ज़बरदस्त। कई बार आप कोशिश करते जा रहे हो, क्रैक ही नहीं हो रहा है, क्रैक ही नहीं हो रहा है। तो उस टाइम लगता है कि अरे यार क्यों कर हाँ। दिया यार, इधर बाजू में देखो लो मतलब कोड मतलब 0.1 0.2 0.3 वर्जन बना के देते आ रहे हो, आगे काम होते आ रहा। और मुझको अगर आगे से चेक निकलवाना है तो फिर मतलब सर अप्रूव हुआ, अरे नहीं यार वो थोड़ा सा बेस कम कर दो मतलब, मैंने ठीक है सर, सर अभी अप्रूव हुआ। अरे नहीं यार वो गिटार ना थोड़ा लाउड कर दो और वोकल्स थोड़े से ड्राई कर दो, मैंने, ठीक है सर। फिर हुआ क्या, अरे यार सॉरी मैं तो भूल ही गया, आपका चेक था ना देना, आपने भेज दिए थे ना मुझको बिल, मैंने हाँ सर भेज दिया था, भेज दिया। तो ये सब जब चीज़ें होती था तो अच्छा यार मतलब ये क्या है। बट जब आप जिस टाइम पे आप कंपोज करते हो और वो चीज़ आपको स्ट्राइक होती है, वो खुशी, वो चेक, वो अप्रिसिएशन लोगों से, वो मैटर नहीं करती, क्योंकि आप उस टाइम पे खुद को अप्रिशिएट कर देते हो कि भाई मैंने क्या बना दिया। क्योंकि वो है ना कि आर्ट लगता है मुझको कन्वर्शन का फॉर्म है, कि आप जो सुनते हो, क्योंकि आप मुझको लगता नहीं कोई क्रिएट करता है। मतलब मैं भी अगर कुछ बना रहा हूँ तो मैं तेरा रेफरेंस देखा, इसका रेफरेंस देखा, उसका देखा, वो कहीं फिट था एकदम से गलती से वो निकल गया बाहर, कि अरे, फिर आप बोलते हो कि ये कैसे निकला, अब आप ढूंढना शुरू करते हो। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि यार, सब लोग बोलते हैं कि मैंने एक चीज़ जो बनाई है, जो मास्टरपीस है, वो मैं दोबारा दोहरा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं दोहराने जाऊंगा तो शायद मैं वही कॉपी कर दूंगा सेम चीज़। तो आप ढूंढना हाँ। शुरू करते हो कि ओके। हाँ मतलब मैंने ये किया था तो फिर वो हुआ, फिर वो किया था तो ये हुआ। फिर शायद उस टाइम पे सोचता है कि सेकंड गाना आपका बन जाए, क्योंकि आप वो उस रास्ते पहुंचने वाले ही नहीं हो कभी, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं कि आप पहुंचे कैसे थे वहां पे। वो एक ट्रिप है। अभी जैसे तू अभी घर पे बैठ के हम लोग म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी तू काफी सारे मतलब वीडियोस प्रोड्यूस करता है। तेरा जो मिर्ची म्यूजिक क्लास में दानिश है वो कंडक्ट करता है। तो वो तो सारा घर बैठे ही होता है। तो व्हाट सॉफ्टवेयर्स डू यू यूज फॉर दैट? देख मेरा, मैंने जो गेम में सीखा है वहां पर हम लोग यूज करते थे लॉजिक प्रो। ये है मैक का सॉफ्टवेयर, ठीक है। बट प्री गेम मैं गाने बनाता था, तो उस टाइम पे एक सॉफ्टवेयर आता है एफ एल स्टूडियो करके, फ्रूटी लूप्स। ये है विंडोज़, मैक के लिए भी है बट विंडोज़ पे मैंने ऑपरेट किया शुरू में। तो वो मिक्स क्राफ्ट, ऑडासिटी, सोनी वेगस, ये सब मैं पहले कर चुका था जब मैं जा रहा था केएम में। उसके बाद से विंडोज़ को टाटा बाय बाय हो गया, और मेरे ज़िंदगी में मैक आ गया, मतलब भाई साहब ओहो। उसके बाद से ज़िंदगी बदल गई मेरी, मतलब सब ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक वो हो गया, उसके अलावा मैं वीडियोस के लिए यूज़ करता हूँ एफसीपी, फाइनल कट प्रो। तो वो भी सीख रहा हूँ। डिपेंड्स कि आप आपका हाथ किस पे है, कोई एडोबी यूज़ करता है, कोई डाविंची करता है। फाइनल कट में इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं आई मूवी पे पहले कट करता था। जो अगर आपने देखी हो वो मेरी जो पॉडकास्ट है, उसमें स्टार्टिंग मैंने फ़ोन से शुरू किया था, मेरे फ़ोन के कैमरे पे आगे रख के शूट कर रहा था। तो उस टाइम पे मुझको फुटेजेस जो थे, मुझको बहुत मिनिमल एडिटिंग चाहिए थी, क्योंकि मुझको कंटेंट लिखना भी है, शूट भी करना है, एडिट भी करना है, आर्टिस्ट से फॉलो अप लेना है, आर्टिस्ट से निकलवाना है कंटेंट। तो ये बहुत बड़ी प्रोसेस थी, और इसके साथ साथ रेडियो का प्रोडक्शन भी करना है। वो सोने पे सुहागा था। और लॉकडाउन में हम लोग को पता नहीं मतलब इन लोगों को क्या ऐसी ऊपर से आत्मा आके से दी थी कि भैया काम कराओ,
तो उन्होंने मतलब दबा दबा के अबे अबे करो, तो बस मतलब वो तो मैं वो कर रहा था। तो उस टाइम पे मुझको सिर्फ इतना था कि मुझको कंटेंट इतना बस दे सकूं आगे कि मतलब वो ऐसा ना लगे कि यार क्या दे दिया, मतलब क्या ही काट के दे दिया तूने, मतलब भाई। तो वो आई हम्म। मूवीज से मेरा एफ सी पी पे ट्रांजिशन बहुत स्मूथली हुआ है, क्योंकि कमांड्स भी मोस्टली सेम ही है उसके। मैं एक्चुअली खुद मतलब सारे पॉडकास्ट वगैरह एडिट, सारे मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो मैं एक तो आईपैड के आई मूवी पे एडिट करता हूँ, तो नहीं तो मैकबुक के आई मूवी पे एडिट करता हूँ। तो वो एक्चुअली इतना ज़्यादा सिंपल है, उसमें एक तो बहुत कम ये ऑप्शंस तो काफ़ी हम्म सारे हैं, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो सारे हाईलाइटेड होते हम्म हैं। वो सारे पता है कि तुम शॉर्टकट से यूज़ कर सकते हो। जो छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे ट्रांजिशन है वो तुम अच्छे से बहुत यूज़ कर सकते हो। मतलब तुमको अगर एक बिगिनर लेवल पे है, अगर तुम एक बिगिनर लेवल पे हो, तो तुमको मतलब एक्चुअली एक 25,000 वाला सॉफ्टवेयर जो हम्म एफसीपी है इंडिया में, वो लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारा आई मूवी से भी काम चलता है। गियर्स का तो यार मेरे को अभी भी वही है, मतलब फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर बोलो या हार्डवेयर गियर्स बोलो, एग्जांपल अभी ये माइक है, तो ये फील्ड रिकॉर्डर है जूम H5। इसकी ज़रूरत है नॉर्मल ज़िंदगी में? नहीं, सभी को नहीं है। ये मैं पॉडकास्ट के लिए भी नहीं है, ये मैं यूज़ करता हूँ बाहर जब मुझको कुछ बादल की आवाज़ रिकॉर्ड करनी है या कुछ फील्ड ऑन फील्ड कुछ ऐसा चाहिए साउंड डिज़ाइनिंग के लिए, तब मैं मोस्टली इसको यूज़ करता हूँ। अगर ये नहीं होता तो क्या मैं म्यूज़िक नहीं करता या रिकॉर्डिंग नहीं करता? बिल्कुल करता, मैं फ़ोन से कर लेता जाके। तो हम लोग ना, मेरे साथ में स्पेशली ये हुआ है कि मैंने रियलाइज़ किया है लॉकडाउन में, मैं चीज़ें ना जमा करने का मेरे को बड़ा शौक है। पता नहीं मतलब मैं पिछले जन्म में भंगार वाला था या क्या था, बट वो ऐसा है कि मैं मतलब ना मेरे को सब चाहिए ऐसा, मतलब कैमरा भी चाहिए, लेंस भी चाहिए, अरे माइक एक चलो ठीक, और ओवरहेड में अच्छा ऊपर से भी डाल दो, लाइट अच्छा यहाँ से भी लाइट आने दो। तो मैंने सब जमा किया, बट बाद में फिर मुझको रियलाइज़ हुआ कि यार ठीक है, बट क्या इन सब की ज़रूरत है? मतलब अगर आपके पास में एक डिसेंट लैपटॉप है, ठीक-ठाक सा फ़ोन है, एक अच्छा सा माइक है, थोड़ा बहुत लाइट है, नहीं है तो आप आगे बैठ जाओ खिड़की के। मुझको बहुत लोगों ने पूछे थे, क्योंकि अब मेरे साथ के ही जो लोग थे जो फ़र्म में काम कर रहे थे, कि उनका बोलना था कि यार तू इतने अच्छे मतलब कैसे शूट करते हो वीडियो, मतलब कैसे काटते-वाटते हो? मैंने बोला कुछ नहीं। बोले कैमरा कौन-सा तुम्हारे पास में? बोला कुछ नहीं, फ़ोन है। तो बोले फ़ोन पे इतना अच्छा? तो मैंने बोला ऑडियो सुनते हो तुम लोग और मेरा फुटेज तुम देखते हो फ़ोन के, अपने फ़ोन के ऐप पे। तो अगर आप जिस दिन देखोगे मतलब एक लैपटॉप पे बोलो या प्रॉपर स्क्रीन पे, आपको तब समझ में आएगा कि ये फ़ोन का है। बट आप जब नॉर्मली फ़ोन पे देखते हो तो आपको समझ में आता नहीं कि कैमरा फ़ोन का है, यूज़ किया हुआ है। तो सभी को मेरा सिर्फ इतना ही बोलना रहता है कि बॉस आप लाइट अच्छा यूज़ करो, आप ऑडियो अच्छा यूज़ करो। कैमरा का क्या है, मतलब ऐसा चल भी रहा है, अभी बताओ पॉडकास्ट चल रही है ऐसे। तो अभी के डे एंड एज में हम लोग जिस तरीके से कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम इन टर्म्स ऑफ कि वीडियोज़ हो गए, वेब सीरीज़ हो गए, सब कुछ हो गया। तो आप एक लिमिट, एक पॉइंट के बाद में आप, आपका सिचुएशन आ जाएगा कि आप बोलेंगे बॉस नहीं अब मैं देख नहीं सकता, क्योंकि मुझको उसके साथ में काम भी करना है। आप दिन में आप काम करते हो, सुबह उठ के आप कुछ एक वेब सीरीज देख लेते हो, रात में बैठ के आप पूरी रात देखते हो, मिर्ज़ापुर आ गया, मिर्ज़ापुर देख लिया बैठ के पूरा। उसके बाद में आपको ना एक पॉइंट के बाद में जिस शहरों में रेडियो और अच्छा रेडियो अवेलेबल नहीं है, तो आपको ना ऐसा कुछ चाहिए, आप जब काम कर रहे हो तो कुछ बातें होती रहे, कुछ कुछ चलते रहे साथ में, और आप काम करते रहो। और कानों पे कुछ डेटा हाँ पड़ता मतलब, रहे, कुछ कुछ ना कुछ कानों में और हमारे पड़ता इसलिए रहे। रेडियो का मैं बोलता हूँ, रेडियो इसलिए काम में आता है यहाँ पे कि रेडियो का जो आरजे है वो आपकी डे टू डे लाइफ को कनेक्ट करके बात कर सकता है। पॉडकास्ट होती है किसी भी टॉपिक को लेके, वो दिन डेली पॉडकास्ट बहुत कम है कि मतलब रोज ही बात हो रही है एक आरजे की तरह। बट आरजे है वो आपको अभी से करंट सिटी में क्या हो रहा है, लोकल कनेक्ट क्या है, उस बारे में आपसे वो बात कर सकता है कि बॉस आज ना यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे आज बड़ा ये हो गया वो हो गया। तो आप लगता है कि हाँ भाई कोई तो साथ में है मेरे, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ बैठा अब तक घर में। तो ये एक होप वाला काम रेडियो ने हाँ किया। हाँ। वही काम पॉडकास्ट कर सकता है कब? जब पॉडकास्ट कंटेंट ड्रिवन हो। मतलब एक होता है कि बोले जा, और एक होता है कि हाँ भाई कि मतलब ठीक है, कायदे से भटको भटको मत। तो मेरे लिए एटलीस्ट ये जो मेरा जो पॉडकास्ट है वो मेरे हिसाब से मेरे लिए एटलीस्ट कंटेंट ड्रिवन है, क्योंकि जो मैं गेस्ट बुलाता हूँ वो लोग एक्चुअली उनके फील्ड के ये होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। अभी तक तो सिर्फ 3 ही हुए हैं, बट अभी तक जितने भी 3 हुए हैं, दोज़ आर प्रोफेशनल्स, और वो अगर अपना एक एक्सपीरियंस कुछ शेयर करेंगे,
और जो लोग ये पॉडकास्ट देखते हैं, अभी समझ ले कोई अगर एस्पायर कर रहा है कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, फिर मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करना है, तो अगर वो आके तेरे हमारा ये जो पॉडकास्ट है वो अगर ये वाला 30 एपिसोड सुन लेता है, तो उसको काफी सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि आप ना सिर्फ आगे वाले को एक आईना दिखा सकते हो कि हाँ बॉस, ये ऐसा मेरे साथ में हुआ हुआ है, तो देख लो, मतलब बाकी तो सारे सामान खुद जिम्मेदार है। एक है यार, मैं नाम तेरे को शेयर करूंगा, वो खतरनाक है। मतलब वो रेडियो प्लेस करके एक चीज़ होती है जो कि मैंने किया। बेगी मिर्ची नाम का एक सेगमेंट होता था हम लोग जब स्टेशन में है, तो उसमें होता है कि आप एक या दो दो मिनट में 3 मिनट में आपको एक प्ले बताना है, एक पूरा कहानी बतानी है, लेकिन सब ऑडियो में। और उसमें सब कुछ होगा, उसमें मतलब एक्सीडेंट हो रहा है, सब हो रहा है, आपको बारिश गिर रही है, सब कुछ दिखाना है बट ऑडियो में। तो वो जो चीज़ें हैं वो करना, उसको, उसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है वॉइस ओवर का, कि आपके वॉइस में उतना होना चाहिए पावर कि वो आपको जो एक्सप्रेशन है आपको आप कन्वे कर सको, वो इमोशन आप कन्वे कर सको आगे वाले को। तो ये सारी चीज़ें उस M&M टॉकीज नाम का एक पॉडकास्ट चैनल है स्पॉटिफाई पे, और मंत्रा नाम का एक आरजे है जो शायद मेरे ख्याल से बिग एफएम में थे और किसी में थे, वो एक्टर भी है मंत्रा। हम्म। उसका वो हम्म। शो है, कोई डिटेक्टिव का शो है कुछ, बट मतलब भास्कर कुछ नाम है उसका, डिटेक्टिव भास्कर शायद। तो उसको सर्च कभी सुनना उसको, तो उसमें ऐसा लगेगा कि तेरे आंखों के आगे हो रहा है जो भी हो रहा है, कि मतलब वो तहकीकात पे जा रहा है। आप सोचो कि एक मिस्ट्री, एक मर्डर मिस्ट्री है जो आप देख ही नहीं रहे। आप जब मूवी देखते हो या हाँ, हाँ, सिर्फ सुन रहे आप हो। सिर्फ सुन रहे हो। भाई साहब मतलब उसमें अगर अगर बताना है कि भास्कर कूद के पीछे से आया, मतलब वो गेट से निकला और वो यहाँ पे आया, अगर मैं विजुअली कुछ बोलूंगा नहीं, मैं देखते रहूंगा वो वहां से चल के आया, तो बोलेंगे अरे पीछे है। बट अगर मुझको ये सीन बताना है ऑडियो वाइज, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं करूंगा दरवाजे खोलने की आवाज़, अरे वाह। मैं पैरों के चलने की आवाज़ करूंगा, मैं किसी के सांस की आने की आवाज़ करूंगा, मैं यहाँ जो बैठा है उसमें उसकी जो सांस भर रही है क्योंकि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, उसकी आवाज़। और मैं रिएक्ट करने की आवाज़ पढ़ूंगा कि पीछे, अब पीछे दिखा सकता नहीं हो तो मैं बोलूंगा कि अरे अरे तुम, तो मालूम पड़ेगा कि अच्छा कोई आया। सो थैंक यू दानिश, हमारे इस पॉडकास्ट का तीसरा नो वरीज। गेस्ट गेस्ट बनने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा बात करके। और गाइज, अगर आपको दानिश को सोशल मीडिया पेजेस पे फॉलो करना है, तो आपको सारे लिंक्स और उसके यूट्यूब चैनल की भी लिंक, उसके पॉडकास्ट के भी लिंक जो उसमें वो होस्ट करता है, वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ फॉलो दानिश, और उसको भी बहुत ज़्यादा एनकरेज करो ताकि वो बहुत सारे गाने जो कि उसने पहले से रिकॉर्ड करके रखे हैं, बस डाले नहीं है यूट्यूब पे, वो रिलीज करे और हम सब उसको एंजॉय करें एज म्यूजिक लवर्स। थैंक यू दानिश। अच्छा ऐसा है क्या? ओके।